अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। SK उर्दू ऑनलाइन क्लासेस एक बार आपका फिर से खैर मकदम करता है। जिस तरह से आपके कमेंट्स हमारे रीड से रिलेटेड वीडियोस पर मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आपका पेपर रीड का बहुत अच्छा रहा है। उर्दू में भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है और उम्मीद करते हैं कि उर्दू के ज़्यादा से ज़्यादा पद आएंगे। आप लोग कोशिश कीजिए, सरकार के पास अपनी बात को पहुंचाइए ताकि उर्दू के ज़्यादा से ज़्यादा पद क्रिएट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आ सके। इसके लिए हमें अपने लेवल पे भी खूब मेहनत करनी होगी। स्कूलों में उर्दू की मैपिंग करवानी होगी। साथ ही जो दांडी यात्रा शमशेर बालू खां द्वारा निकाली जा रही है, उसमें भी आपको सहयोग करना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक आपको उर्दू के लिए अपनी आवाज़ उठानी होगी। मुझे उम्मीद है रीड के पेपर के बाद अब आप कुछ सुकून महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि रीड की जो परीक्षा थी वो एक बेहद बड़ी परीक्षा थी, सरकार के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी। काफ़ी ज़्यादा तादाद में पद आएंगे और उम्मीद करते हैं कि उर्दू के भी बहुत अच्छी तादाद में पद आएंगे। आप सभी को एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका रीड का पेपर अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा पद आएंगे तो ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अब हम रुख करते हैं हमारी एक नई सीरीज़, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो आयोजित की जाती है स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड अध्यापक उर्दू के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। और अब रीड के बाद सुनने में आ रहा है कि जल्द ही स्कूल व्याख्याता उर्दू और सेकंड ग्रेड अध्यापक उर्दू की भी वैकेंसी आने वाली है। हम लोग बुक्स में से या और जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन होते हैं, गाइड्स होती हैं, उनसे उर्दू की पढ़ाई तो करते ही हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट करते ही हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल का इस्तेमाल भी पढ़ाई में खूब ज़्यादा होने लगा है। तो हम इस कोशिश के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि ये एक तरह का ऑडियो कम वीडियो टाइप की सीरीज़ है। इसमें हर बार आपके साथ अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाएंगी, यूट्यूब पर अपलोड की जाएंगी। आप जब पढ़ रहे हो किताब तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप किताब नहीं पढ़ रहे हों तो आप अपने ईयरफोन्स अपने कान में लगा करके हमारी वीडियोस को चालू कर दें और आराम से उसको सुनते रहें। इससे एक तो आपने जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन भी होगा। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ें हम सुनते हैं एक बार नहीं 2 बार, तो उससे हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़हनशीन हो जाती हैं। आज हम इस चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेकंड ग्रेड अध्यापक उर्दू और स्कूल व्याख्याता, स्कूल लेक्चरर उर्दू के भी अच्छे पद आएंगे। तो आप जब रीड से फ्री हो गए हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बीच में गैप ना दें। चाहे जब आप रीड के समय 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते थे, आज आप 8 घंटे ना पढ़ सकते हो तो भी कम से कम 2 या 3 घंटे आपको रेगुलरिटी रखनी है। आने वाले वक्त में बिल्कुल उर्दू स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड अध्यापक की भर्ती आने वाली है। आज जो हमारा पहला वीडियो हम बना रहे हैं वो है उर्दू के आगाज़ और उसके इर्तिका के बारे में। उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। दोस्तों, हमारा जो मकसद इस ऑडियो वीडियो को बनाने का था वो सिर्फ यही है कि आप अपने ईयरफोन्स अपने कान में लगाकर सुनते रहें। आने वाले टॉपिक्स में हम डायरेक्ट अपना टॉपिक चालू करेंगे और आपको बस उसको सुनना है और अपना रिवीजन करना है। साथ ही एक और गुजारिश मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपको यूट्यूब पर कई सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको उर्दू के बहुत कम चैनल्स या बहुत कम वीडियो या बहुत कम मैटर ही मिल पाता है। ऐसे में अगर कोई साथी उर्दू के लिए कोशिश कर रहा है, उसके लिए कुछ मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा है, हो सकता है वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, लेकिन उसकी कोशिश अगर उर्दू के लिए की जा रही है तो मैं समझता हूँ आपको उसकी हौसला अफजाई के लिए उसकी कोशिश को लाइक करना चाहिए,
उस पे अपने क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको कमेंट ज़रूर करना चाहिए। किस तरह से उसको अच्छा किया जा सकता है वो भी करना चाहिए, कमेंट्स में सुझाव भी देना चाहिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करना चाहिए। साथ ही इसी तरह की हमारी जो आने वाली सीरीज़ है कंटिन्यू आती रहेगी और उसमें अलग अलग टॉपिक्स के इसी तरह के वीडियोस बना करके डाले जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर टिक कर लें ताकि जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक सीधे पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका, यानी उर्दू ज़बान जो है वो किस तरीके से शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपको 100% गारंटी के साथ मैं कह देता हूँ एक सवाल आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी टॉपिक से रीट में भी आपके सवाल आया था, अभी हम जब पढ़ेंगे तो वो सामने आएगा। चलते हैं हमारे आगे, उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका। उर्दू की इब्तिदा मुख्तलिफ नज़रियात, उर्दू की इब्तिदा से रिलेटेड मुख्तलिफ नज़रियात दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। उर्दू की इब्तिदा के मुख्तलिफ नज़रियात। उर्दू के आगाज़ और इर्तिका का सिलसिला आम तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद और उनकी यहाँ सुकूनत पजीरी से जोड़ा जाता है। यानी उर्दू की जो आगाज़ है उसको अक्सर मुसलमानों की जो हिंदुस्तान में आमद हुई उससे जोड़कर देखा जाता रहा है, जो सही नहीं है। ये ज़रूर है कि उनके यहाँ क़याम करते ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानें चमक उठी, उर्दू भी उनमें से एक है। मशहूर मुहक्किक और हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का ये ख्याल है, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आए होते तो जदीद हिंद आर्याई ज़बानों के अदबी आगाज़ और इर्तिका में 2-1 सदी की ज़रूर ताख़ीर हो जाती। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आप इसको याद रखें, ज़हन नशीर करें। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आए होते तो जदीद हिंद आर्याई ज़बानों के अदबी आगाज़ और इर्तिका में 2-1 सदी की ज़रूर ताख़ीर हो जाती। यानी उर्दू हिंदुस्तान में आती तो सही, लेकिन उसमें 1-2 सदी का टाइम ज़्यादा लगता। ये जो ख्याल है वो है मशहूर मुहक्किक सुनीति कुमार चटर्जी का। आगे चलते हैं। उर्दू से रिलेटेड अलग अलग माहिरीन ने अलग अलग बात कही। हम यहाँ पर कुछ अलग अलग माहिरीन की जो बातें हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले उर्दू की इब्तिदा सिंध में। सबसे पहले जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है उर्दू की इब्तिदा सिंध में। कोरोमंडल, मालाबार, जुनूबी हिंद के बाज़ दूसरे साहिली इलाक़ों में मुसलमानों की आमद रफ्त से क़ता नज़र सबसे पहले मुसलमान बड़ी तादाद में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में शुमाल मगरिब के बहरी रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। सबसे पहले शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम ने जब हिंदुस्तान में आया तो अपने साथ बहुत सारे लोग वो जब लेकर के आए थे तो, और 711 ईस्वी में सिंध को फतह करके उससे इस्लामी हुकूमत का एक सूबा बनाया। 711 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध में फतह हासिल कर उसको अपना एक सूबा बनाया था। ये मुसलमान अरब थे और जो ज़बान बोलते हुए वो यहाँ आए थे वह अरबी थी। यानी जो मोहम्मद बिन कासिम अरब से यहाँ आए तो वो अरबी बोलते हुए यहाँ आए थे। चंद वजूहात के बायस वह पूरे मुल्क में न फैल सके। कुछ वजह थी जिसकी वजह से वह पूरे मुल्क में
नहीं फैल सके और तकरीबन 300 साल तक वादी सिंध में ही मुकीम रहे। इस दौरान अरबों और वहाँ के मकामी बाशिंदों के दरमियान मेल जोल और समाजी रवाब बढ़ते रहे, यानी उनके बीच में मेल जोल बढ़ता रहा। यही वजह है कि सैयद सुलेमान नदवी, दोस्तों इम्पोर्टेंट नाम है, आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए, सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी, जिनकी पैदाइश है 1886 और उनकी वफ़ात है 1953। सैयद सुलेमान नदवी अपनी तसनीफ़ हैं नक़ूश सुलेमानी, इनकी तसनीफ़ का नाम है नक़ूश सुलेमानी। सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, नक़ूश सुलेमानी किसकी तसनीफ़ है? सुलेमान नदवी की। आज़मगढ़ 1939 में उर्दू की जाए पैदाइश सिंध करार देते हैं। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट सवाल हमारा बनता है वो ये है कि उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई, यह किसका ख़याल है? तो दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू की पैदाइश सिंध को करार दिया है। सिंध में उर्दू की पैदाइश बताने वाले मुहक्किक़ हैं सैयद सुलेमान नदवी साहब। इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है, आप इसको ज़हन नशीन कर लें। सिंध में उर्दू की पैदाइश सैयद सुलेमान नदवी। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचते हैं और इसलिए करीन क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हवेला उसी वादी सिंध में तैयार हुआ, वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। लेकिन अगर खालिस इल्मी और लिसानियाती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस बयान में ज़रा भी सदाकत नहीं। अगर हम इसको इल्मी लिसानियात, इल्मी भाषा के विकास की नज़र से देखें तो ये सही नहीं लगता। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी साहब का ये कौल है कि उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों ने सिंध की तहज़ीब के अलावा वहाँ की ज़बान को भी मुतासिर किया, लेकिन वह ज़बान उर्दू न थी बल्कि उस ज़बान की कदीम शक्ल थी जो आज सिंधी कहलाती है। आज जो भाषा सिंधी कहलाती है वो उस ज़बान की शुरुआत थी, ना कि उर्दू की। यही वजह है कि सिंधी ज़बान में हमें अरबी के बेशुमार अल्फाज मिलते हैं, सिंधी ज़बान में हमें उर्दू के बेशुमार अल्फाज मिलते हैं, बल्कि उसने अरबी के रस्मुल ख़त को भी इख्तियार कर लिया। सिंधी का जो रस्मुल ख़त है वो अरबी के रस्मुल ख़त जैसा ही है। इल्मी एतबार से हम बड़े शौक़ के साथ कह सकते हैं कि अरबों ने वादी सिंध में क़याम के दौरान किसी नई ज़बान को जन्म नहीं दिया, बल्कि उस ख़ित्ता अर्ज़ में बोली जाने वाली ज़बान को मुतासिर ज़रूर किया। यानी कि जब अरब सिंध में आए तो उन्होंने वहाँ आकर उर्दू की पैदाइश नहीं की, बल्कि वहाँ जो भाषा बोली जाती थी उसको उन्होंने मुतासिर ज़रूर किया। और सिंध प्रांत में उस वक्त सिंधी ज़बान बोली जाती थी, इसीलिए आज भी सिंधी ज़बान में बहुत सारे अरबी के अल्फाज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रहा उर्दू का ज़ाय पैदाइश सिंध में, जो कि सैयद सुलेमान नदवी साहब कहते हैं। उसके बाद हमारी अगली ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे उर्दू की पैदाइश पंजाब में। उर्दू की पैदाइश पंजाब में दोस्तों आपको अगर याद है तो रीट में हमारे ये सवाल आया था कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में किस मुहक्किक का कौल है, कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, किसने कहा। पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी कोशिश को ज़रूर लाइक कीजिए। बेशक हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, बेशक हो सकता हो इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह की बहुत सारी टॉपिक्स पर ऑडियोज़ चाहते हैं जिनको आप अपने कान में ईयरफोन्स लगा कर सुन सकें, अपने पढ़े हुए का रिवीजन कर सकें,
ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान किसी चीज़ को सुनता है और आम बोलचाल की ज़बान में सुनता है, समझता है, तो वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लें कि सिंध में उर्दू ज़बान की पैदाइश सैयद सुलेमान नदवी साहब ने कहा था, आप इसको दोबारा नहीं भूलेंगे। अगला टॉपिक हमारा उर्दू की पैदाइश पंजाब में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।